हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 की साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता। तो चलिए अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर ए, निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 1, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनके आपसी संबंध को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1, जैव विविधता। चलिए प्रश्न संख्या 2, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। पहला कृषि, चारागाह, शिकार या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? पहला बाघ, दूसरा गैंडा, तीसरा ब्लू व्हेल, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय जलीय जीव है। ए, ब्लू व्हेल, बी, डॉल्फिन, सी, घड़ियाल या डी, मगरमच्छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घड़ियाल नहीं हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉल्फिन, जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। कांवर पक्षी बिहार में स्थित है। पहला मुंगेर में, गया में, पटना में, बेगूसराय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बेगूसराय में। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बी में दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। पहला, खाली स्थान को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 22 मई को। चलिए दूसरा देख लेते हैं। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, वो है। तीसरा, संकटापन्न प्रजातियों की सूची या फिर अभिलेख पुस्तकों में रहता है। किस पुस्तक में रहता है? तो रेड डेटा पुस्तक में रहता है। चौथा, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। पांचवा, फर्न, शैवाल, जिंको, साइकैड आदि जंगली पौधे हैं। चलिए सी नंबर, कॉलम क को कॉलम ख से संधि मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आंसर भी आपको बढ़िया से दिख सके। यहाँ पर देखिए, क में जो डोडो है तो डोडो का मिलान करेंगे चौथे से। चौथे में क्या है हमारा? मॉरिशस के विलुप्त जंतु। और दूसरा है गंगे का डॉल्फिन, यानी कि जिसे सोंस भी कहा जाता है, तो इसको मिलाएंगे पांचवे से। इससे गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी से। तीसरा, वाल्मीकि अभयारण्य, तो इससे मिलान होगा हमारा बाघ से, बाघ से संबंधित है। चौथा, काजीरंगा अभयारण्य, जो कि संबंधित है यहाँ पर दूसरे से, एक सिंग वाले गैंडा से। पांचवा है हमारा फर्न जिंको साइकेड, जो कि हमारा संबंधित है विलुप्त हो रहे पौधों से। तो इस प्रकार से आप मिला लेंगे बढ़िया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप थोड़ा सा हम छोटा करके आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से। चलिए, पर्यावरण में पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का एक संतुलन है। यदि इनमें से कोई भी घटक की संख्या कम या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पर्यावरण असंतुलन की स्थिति में कोई असामान्य प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती हैं। इस प्रकार जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का छठा स्थान है। विश्व के 12 जैव विविधता स्थलों में से 2 भारत में स्थित हैं। ये हैं पूर्वोत्तर भारत तथा पश्चिमी घाट। ये हैं पूर्वोत्तर भारत तथा पश्चिमी घाट। तो भारत के ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी हैं। दोस्तों, आपको इतना सारा बहुत ज़्यादा इतना कचरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इसमें से ही 2-3 लाइन छांट करके लिख लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पर्यावरण घटक का एक घटक जंतु जगत, तो दूसरा घटक पादप जगत है। जंतु जगत सिर्फ और सिर्फ मानव या पर्यावरण को क्षति ही नहीं पहुंचाता है, बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह मानव तथा पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। जंगल के ऊपर ही हमारी वायुमंडलीय घटना निर्भर करती है, जैसे कि वर्षा, गर्मी, जाड़ा इत्यादि। विभिन्न जीव जंतु के एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इतना ही नहीं, ये सभी जीव मानव जाति को भी किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। जैसे
न जाने कितनी मछलियां मानव के लिए जल स्रोतों को साफ की होगी और अंततः अपनी जान देकर मानव के पेट की तृष्णा को शांत की होगी। मेंढक यदि नहीं होता तो कीट पतंगों की संख्या इतनी अधिक हो गई होती कि मानव परेशान हो करके रह जाता। अतः जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। विनाश के मुख्य कारण एवं उसके प्रभाव बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा जैव विविधता के विनाश के मुख्य कारण होगा क्वेश्चन में। तो इसका उत्तर देख लीजिए, जैव विविधता के विनाश के अनेक कारण हैं। बहुत हद तक तो मानवीय क्रियाकलाप दोषी हैं, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन भी दोषी हैं। परंतु प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन में भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव ही दोषी है। विनाश के मुख्य कारणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। पहला, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। दूसरा, स्थानांतरी का झूमिंग कृषि। तीसरा, वनों का चारागाहों में परिवर्तन। चौथा, अतिचारण। पांचवा, वनाग्नि। छठा, आर्थिक कारक। सातवां, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। आठवां, घास के मैदानों का नष्ट होना। नौवां, वायु जल एवं मृदा प्रदूषण के संकट। 10वां, जलवायु परिवर्तन। जैव विविधता के विनाश का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जो इस प्रकार हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। दूसरा, भूमंडलीय तापन। तीसरा, स्वास्थ्य पर प्रभाव। चौथा, कृषि उत्पादन में कमी। पांचवा, वन्य जीवों की क्षति। छठा, कार्य क्षमता पर प्रभाव। सातवां, महामारी। आठवां, प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। रेड डेटा पुस्तक क्या है? तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर। संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण एवं संख्या में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संकट में पड़े वन प्राणियों की स्थिति को 8 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची को रेड डेटा सूची कहा जाता है, यानी वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे ही रेड डेटा पुस्तक कहा जाता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही लिख लेना है यहाँ पर शॉर्ट में। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे रेड डेटा पुस्तक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया जैसी जगहों से निश्चित समय पर उड़ करके यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। चूँकि उनके मूल आवास में अत्यधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। इसी यात्रा को प्रवास कहा जाता है। इस यात्रा को तय करने वाले पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये हमारे यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है? अपने राज्य के किन्हीं 2 अभयारण्यों के नाम लिखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए समाज तथा सरकार ने कुछ जगहों को संरक्षित किया है। कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल, जहां जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, अभयारण्य कहलाते हैं। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं। जैसे कि रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में जो कि स्थित है रणथंभौर पार्क। फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार राज्य में स्थित अभयारण्य वाल्मीकि अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कि गया में है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्रायः शिकार किया जा रहा है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघ को बचाने के लिए तथा इनमें वृद्धि के लिए एक रणनीति बनाई गई, जिसे बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया। चलिए प्रश्न संख्या 8, अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाकलाप की सूची तैयार कीजिए। तो इसका देख लीजिए उत्तर यहाँ पर, घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। पहला, घर के आगे तथा चारों तरफ क्यारियाँ लगाएंगे, क्यारियाँ तैयार करेंगे। दूसरा, विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे तथा फल के पौधे लगाएंगे। तीसरा, उचित सिंचाई का प्रबंधन करेंगे।
चौथा, समय समय पर खाद तथा छिड़काव करते रहेंगे। पांचवा, उसकी पत्ती तथा फूल फल वो समय समय पर तोड़ते रहेंगे इत्यादि। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में भी चैप्टर संख्या यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 12 में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जिसका सोल्यूशन हम आपको बता दिए हैं, और इसकी अगली वीडियो जो आएगी उसमें 13वें चैप्टर का सोल्यूशन हम आपको करा देंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।